बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। दौरे श्रीलंका के लिए आज से इब्तदाई तरबियती सेशन जो है नेशनल स्टेडियम कराची में लग गया और पहले रोज़ तरबियती सेशन में हमने देखा पाकिस्तानी टीम भरपूर तौर पर प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी। फिर मोहम्मद हुरैरा को मीडिया टॉक के लिए लाया गया और मोहम्मद हुरैरा ने बड़ी तारीफ़ें की हैं, खासकर बाबर आजम के हवाले से और उसके साथ साथ शोएब मलिक के हवाले से वो काफ़ी बातें करते हुए भी दिखाई दी है। अगर बात कर लें इस तरबियती सेशन के हवाले से तो हम इसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जिन खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है और उसके साथ साथ नौजवान पाकिस्तान शाहीन प्लेयर्स भी जो है इस तरबियती सेशन में जो है हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे। तो यकीनन दोनों टीमों का मिलाप एक अच्छा लग रहा था। ग्राउंड्स के अंदर जहाँ पर प्रैक्टिस सेशन रखा गया था और वहाँ पर तमाम ही पाकिस्तान के की प्लेयर्स ज़रूर वहाँ पर मौजूद थे। गो के दो प्लेयर्स ने जो है टीम को ज्वाइन नहीं किया, हसन अली टीम के साथ मौजूद नहीं थे, उसके साथ साथ शान मसूद नहीं थे, तो दोनों ही कल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आज बाकायदा तौर पर उन्होंने रिपोर्ट भी कर ली है। उसके साथ अगर हम बात करें तो कराची क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से भी बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद खान साहब जो सदर हैं KCCA जोन 2 के, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मज़हर अवान साहब है जो सदर हैं KCCA जोन 7 के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो जावर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है जो मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत ज़्यादा कराची में एक्टिव होती हुई स्पोर्ट्स की सरगर्मी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही, तो इनसे भी बात करें। सबसे पहले जमील साहब की तरफ आते हैं। जमील साहब, तरबियती कैंप आज से लग गया, गो कि एक अच्छी चीज़ रवायत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी कि पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान मेन टीम के दरमियान जो है हमने देखा तरबियती सेशन रखा गया, तो कैसा देख रहे हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें भी जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, एक अच्छा माहौल बना हुआ नजर आया आज। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इससे पहले अगर आप देख लें तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यही सिलसिला होता था। पहले इसको पाकिस्तान ए का नाम दिया जाता था जो अब पाकिस्तान शाहीन है, और बहुत सारे प्लेयर जो मुझे मतलब इस वक्त जहन में आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान ए खेल के वहाँ परफॉर्म करके ना वो पाकिस्तानी टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की। और अब एक ऐसा मौका है कि जब दोनों ही टीमें मतलब जा रही हैं और क्या कहते हैं ACCA जो इमर्जिंग जो एशिया कप होने वाला है वो हमारी पाकिस्तान शाहीन जा रही है, और फिर 2 टेस्ट खेलने के लिए हमारी जो पाकिस्तानी जो टीम है वो जा रही है बाबर आजम की क़यादत में। और दोनों का जो एक कंबाइंड एक जो कैंप लगा है नेशनल स्टेडियम में, ये तो मैं समझता हूँ कि जो जूनियर प्लेयर होंगे उनको भी मतलब इससे फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि उसमें दोनों ही कोचेज़ होंगे, जूनियर कोचेज़ भी होंगे, सीनियर कोचेज़ भी होंगे, और जो तरबियती उनका सेशन होगा उसके अंदर उनको यकीनी तौर पर इससे फ़ायदा होगा। अब ये जो टीमों ने जब जाहिर है कि हमारे टेस्ट मैच के लिए जो टीम ने जाना है वो तो हफ्ते को जाएगी, और ये मेरे ख्याल में इनका भी अगले तो ये जो हमारी टीमें जा रही हैं अब वहाँ जाके जो किस तरह का मतलब ये कि कारकर्दगी दिखाती हैं, ये एक मतलब, क्योंकि हम पिछली दफ़ा भी गए थे 2 टेस्ट खेले थे जो सीरीज़ बराबर हुई थी 1-1 से, तो वो सीरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी। और सीरीज कैसे ज़बरदस्त रही जमील साहब? एक टेस्ट हम ज़रूर जीतते हैं 4 विकेटों से, दूसरे टेस्ट में हमें 246 रन से शिकस्त हो जाती है। उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुके थे। वो देखें, बांग्लादेश और श्रीलंका एक ऐसी जगह है जो स्पिन ट्रैक बना कर ना वो बड़े से बड़ी टीम को जो है ना वहाँ पर ज़ेर कर लेते हैं। तो ये लेकिन जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होते हैं ना वो मैं समझता हूँ कि देखिए ना, अब बाबर आजम था, उसने वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली और पाकिस्तान को मतलब ये कि फतेह दिलवाई। तो इस तरह की अगर वहाँ पर जो स्पिनर्स को खेलने वाले जो देखें ना इस टीम में, जो मैं समझता हूँ कि उस जो टीम गई थी उसके अंदर सऊद शकील नहीं थे पहले और सरफराज नहीं थे उस टीम के अंदर, तो ये एक मिडिल ऑर्डर के अंदर एक मतलब इजाफा। बिल्कुल जमील साहब, सरफराज के हवाले से मजीद आपसे भी बात करेंगे। इसके साथ मज़हर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब के लिए क्रेडिट यकीनन जाता है क्योंकि KCCA ने जो इस दफ़ा जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था इंटर रीजन अंडर 19 इसकी फ़ातेह करार पाई, और पहली दफ़ा तारीख की हिस्ट्री में हम देखें तो उनकी टीम में तमाम के तमाम मैचेस जीते। मज़हर अवान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पहली दफ़ा आपकी टीम जो है क्लिक करने में कामयाब हुई और एक तारीख रकम करने में भी कामयाब हुई। क्या कहेंगे सबसे पहले इस टीम के हवाले से आप बता दें हमें।
बहुत शुक्रिया आपका। देखें, KCCA जोन 7 की जो अंडर 19 की टीम थी, इसके पीछे जो है हमने 3 साल जो है हमने सब ने मेहनत की। इसके पीछे जो है हमने जो है MM बे क्रिकेट एकेडमी कायम हुई। उसके ऊपर जो है 4 से 5 कोचेज़ जो थे वो हम लोगों ने लगाए, और उन कोचेज़ ने जो है अंडर 16 से लड़के निकाले। उसके बाद जो है उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो बॉलर्स थे वो बॉलिंग के ऑप्शन पे काम किया, बैटिंग वालों को बैटिंग से कराए। तो एक हमारा कम्बिनेशन था। हमारे जितने 22 क्लब थे, इसके पीछे जो है ना, आप अगर क्रेडिट समझें कि जो है ना मेरा है या किसी कोच का है या किसी का है, तो किसी एक बंदे को हम क्रेडिट नहीं देंगे। इसके पीछे जो है हमारे 22 क्लब थे, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनकी टीमें जो चला रहे हैं उनके थे, उनके कैप्टन हैं। तो ये पीछे इसके पीछे कई 100 लोग होते हैं जो अगर चैम्पियन कोई टीम बनती है। तो हमारे जोन में जो है जोन 7 ने जो है ये जो रकम तारीख रकम की है, यकीनी तौर पे हमारे KCCA जोन 7 के जितने भी क्लब्स हैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। उनकी मेहनत है जिसकी वजह से आज जो है हम एक जो है टूर्नामेंट ऐसा जीते कि जिसमें कराची की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टीम जो है लगातार अपने 6 के 6 मैच जीत के जो है वो फाइनल में आई है, जीती है, ट्रॉफी जीती है। तो इस दफ़ा जो है हमारी टीम ने जो है वो सारे के सारे मैच जीते। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने जो भी मैच जीते हमने बहुत ही जो है या तो लीड से हराए हैं या तो काफ़ी सारी विकेटों से हमने जो है ना, हमने जितने मैच खेले तकरीबन 1 साइडेड मैच खेले। तो इन सब का क्रेडिट हमारे लड़कों को भी जाता है, हमारे जो है जो कोचेज़ हैं, जो MM बे एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको भी जाता है। इसके साथ साथ जो है हमारे क्लब्स के जो लोग हैं उनको भी जाता है। और स्पेशली यहाँ पर जो है ना हमारे कोचेज़ को इसलिए मैं करूँगा कि कोचेज़ को हमने बड़ा फ्री हैंड दिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने जो है लोग कहते हैं ना कि आपने कोचेज़ को आप जो है ना कहते हैं कि भाई हमने ये उवैस रहमानी कितने अरसे से आपकी कोचिंग करते हुए नजर आ रहा है? ये फर्स्ट टाइम हुआ है। उवैस रहमानी जो है ये फर्स्ट टाइम उनको हमने असाइनमेंट दिया है, और ये तकरीबन 1 महीना या 2 महीने हमारे पास जो है आए हैं। ये हमारे पहले जो थे सीनियर डिस्ट्रिक्ट में कैप्टन थे, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो अभी उन्होंने कोचिंग कोर्स किया। तो सारी बात है जो है ना, जो कोचिंग कोर्स किया तो हमने जो बेस्ट अवेलेबल लॉट थी जो हमारे कोचेज़ की थी, हमने जो है जैसे उवैस रहमानी है, इसके साथ जो है फराज पटेल है, इसके साथ लतीफ़ जुनेजो है, इसके साथ साथ फरहान इकबाल है। ये चारों के चारों प्लेयर ऐसे प्लेयर अपने ज़माने के बेहतरीन प्लेयर थे, और इन्होंने जो है कराची की जो है ना टीम को भी रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने जो है ये इन चारों कोचेज़ को हमने टाइम दिया कि जो है ना टास्क दिया कि आप जो है ना ये जो है ना अंडर 19 का जो है ना करें। तो हमने जब फ्री हैंड दिया तो हमने कोई भी ऐसा का जो है ना, उसके अंदर मैं भी टीम सिलेक्शन के अंदर मैं तक इन्वॉल्व नहीं था, जो एज ए प्रेसिडेंट जो है इन्वॉल्व है वो भी नहीं था। हमने जो है 100% जो है कोचेज़ को दिया। असिस्टेंट कोच जब फराज पटेल थे, और जो हेड कोच जो थे उवैस रहमानी थे, उसके बाद साथ मैनेजर जो है रियान फारूकी थे। हमने 101% दिया। हमने बोले हम आपसे रिजल्ट लेंगे, हमें ये नहीं पता कि कौन सा लड़का आपने खिलाना और कौन सा। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपना जो है जो उनको दिया काम दिया, उन्होंने अपने काम किया, और अल्लाह ताला का शुक्र। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि आपकी टीम चैंपियन बनी है। तो इसके साथ जवर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवर साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अब स्पोर्ट्स की सरगर्मी में एक्टिव दिखाई दे रही है, क्या इससे पीछे से प्लान तैयार करके रखा हुआ था आप लोगों ने कि अब इस पर हुकूमत में आना है, सिंध हुकूमत में तो बहुत ज़्यादा काम स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में करना है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने दावत दी हमें। तो और आपके जैसा आपका सवाल था, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो आप देख रहे हैं 4-5 साल में ये जो काम कर रही थी, इन्होंने काम शुरू किया हुआ था। इसी तरह आप देखेंगे फेरियर स्पोर्ट्स क्लब जो सबसे पहले ये पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, और उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ही है जिसने सबसे ज़्यादा ये काम किया है कराची के लिए, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स का। जैसे आप ककरी ग्राउंड है, इब्राहिम हैदरी में उस पर ग्राउंड है, उसी तरह से तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुर्तज़ा वहाब के हवाले से क्या कहेंगे? मेयर कराची मुंतखब हुए हैं और वो खेलों की सरगर्मियों में जिस तरह मेरा रिसर्च है बड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और बाकायदा हर जगह पे वो स्पोर्ट्स की सरगर्मी में बहुत ज़्यादा जाते और आते रहते हुए, और ख़ासकर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे मुर्तज़ा वहाब के हवाले से? सर, मुर्तज़ा वहाब खुद
बहुत खेल के बहुत पसंदीदा हैं। वो खुद आपको पता है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं या बैट्समैन हैं, और फुटबॉल के वो बड़े वो चाहते हैं। तो इसी वजह से वो खुद मतलब वो उन्होंने खुद मैदान में आके उन्होंने खुद काम किया है इसी बात पे, और इसी वजह से ये हमें पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ है कि ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमील दिखाई दे रहा साहब, सरफराज के हवाले से आप बात कर रहे थे, एक लड़के ने लास्ट सीज़न में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, फिर कौमी टीम का ऐलान होता है, रिजवान टीम के साथ मौजूद होते हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा बनते हैं, वाइस कप्तानी उन्हें दे दी जाती है। अब आया सरफराज टेस्ट स्क्वाड का फाइनल जो 11 रुकनी स्क्वाड होगा, क्या समझते हैं कि कहीं जगह बनती भी आपको नज़र आ रही है सरफराज की कि वो टेस्ट मैच खेलें? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो 110% जो है ना सरफराज को टेस्ट टीम में होना चाहिए, इसलिए कि ना ये कि वो मैन ऑफ द मैच थे, बल्कि वो जो गुज़िश्ता सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे। एक बात। दूसरी बात ये है, सरफराज मेरे मतलब ये कि समझ लें कि मैं सरफराज को बहुत छोटी उम्र से जो है ना जानता हूँ, सारा पूरा क्रिकेट कैरियर उसका मैंने देखा है ना, और जैसा वो फाइटर है और जिस तरह की पिचेस होती हैं श्रीलंका के अंदर, या बल्कि मैं तो इस हद तक भी कहूँगा कि जो वर्ल्ड कप की टीम जो है उसके अंदर भी जो है ना सरफराज को जो है ना होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वहाँ पर स्पिनर्स का किरदार जो है ना बड़ा अहम होगा। और सरफराज जो है वो स्पिनर्स को जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि चंद प्लेयर हैं पाकिस्तान में जैसे सरफराज खेलते हैं स्पिनर्स को, बहुत कम जो है ना प्लेयर खेलते हैं। और जहाँ तक आप रिजवान देखिए, रिजवान जो है ना वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं इस लिहाज से कि वाइट बॉल में उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, और वो पाकिस्तानी टीम को जो फतवात उन्होंने दिलवाई हैं वो मैं समझता हूँ कि उसी बुनियाद पे उनको नायब कप्तान भी बनाया था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा वो है कि अगर वो नायब कप्तान हैं तो इससे पहले जितनी भी सीरीज हुई थी उसके अंदर जो है ना दो विकेट कीपर नहीं हुआ करते थे, एक ही विकेट कीपर गया, और काफ़ी बात इस पर हमने की भी है। लेकिन ये कि अब दो विकेट कीपर जमील साहब 2 विकेट कीपर ज़रूर हो जाते हैं। माजी में भी हम देखें तो मोहम्मद हारिस खेलते हुए नज़र आए ओडीआई में, और बाकायदा तौर पर T20 में भी हमने देखा उनको खेलते हुए। दूसरी तरफ हम देखें तो शायद सरफराज जब मौजूद थे, रिजवान खेला करते थे, स्क्वाड में सरफराज ज़रूर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन सरफराज को कहीं मौका नहीं, हालांकि चांसेस बहुत सी जगहों पर ऐसे आए थे कि वहाँ पर सरफराज को बाकायदा तौर पर खिलाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर भी नहीं खिलाया गया। शुरू की 2-3 सीरीज में ऐसा हुआ है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ तक हारिस की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए हारिस को अगर आप शुरू के मैचेस उसको उठा के देखें ना, तो अब उसने T20 में परफॉर्म किया, आपने उसको वनडे में खिला दिया। वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों मैचों में वो फ्लॉप हो गए, ठीक है, और उसके बाद आगे आने वाले 3 मैचों में उनकी कारकर्दगी नहीं थी। लेकिन चलें, सिलेक्टरों का उन पर एतमाद था तो वो उन्होंने मतलब किया। लेकिन अभी तक जो है ना इंटरनेशनली जो है मतलब 30 रन 32 रन की इनिंग उन्होंने खेली और अच्छी जाराना क्रिकेट खेली है T20 के अंदर। लेकिन अभी उनका इम्तहान बाकी है, वनडे के अंदर उनकी कारकर्दगी उस मेयार की नहीं है, टेस्ट मैच में तो उनका खैर सिलेक्शन ही नहीं है। तो जहाँ तक ताल्लुक है हारिस की, तो मैं समझता हूँ कि वो जिस बुनियाद पर थे, वो मैं नहीं समझता कि वो जो कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद पे उनको मतलब रखा गया था। वो तो उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो वर्ल्ड कप में जाके किया, T20 वर्ल्ड कप के अंदर 3 मैचों में उन्होंने जो 28 रन 33 रन और 30 रन की इनिंग खेली, क्योंकि मुख्तसर से थी, लेकिन उससे जो ना टीम खड़ी हो गई और बहुत जानदार इनिंग थी उनकी वो। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट के अंदर, मैं जैसे धानी की मैं मिसाल देता हूँ कि धानी ने PSL जो है 6 के अंदर वो किया, परफॉर्म किया, तो आपने उसको बजाय T20 में लेने के टेस्ट मैच के अंदर आपने सर यहाँ तो जातियों का भी शिकार नजर आ रहा है। फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर कहाँ जाएंगे जब आमिर जमाल टीम का हिस्सा बन जाए एज ए ऑलराउंडर? देखिए ये तो 75 साल से जो ना ये सिलसिला चल रहा है। इनका कैरियर कैसा देखना है, क्योंकि अब तो जो भी देख लें जिनका कैरियर खत्म करना होता है इसी तरह कर देते हैं। देखिए मैं बताऊं, फ़हीम अशरफ जो है ना, देखिए फ़हीम अशरफ एक डिफरेंट प्लेयर है, मतलब वो उसने प्रूव करके दिया है। आमिर जमाल ने तो अभी वो नहीं किया। ऐसी सीरीज के अंदर जहाँ पर जो है ना जो मैच्योर प्लेयर होते हैं उनका खेलना इतना मुश्किल होता है, और उन पिचेस के ऊपर मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स का इतना, ये अलग बात है कि फ़हीम अगर जाता है फ़हीम अशरफ तो वो एक तजर्बाकार मतलब खिलाड़ी थे, बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर भी हर तरह की पिचेस पे उनको बॉल करने का तजर्बा है। आमिर जमाल एक नया मतलब इजाफा है
देखें वहां जाके अगर उनको बिल्कुल, मौका मिलता है इस तो पे वो मजीद अगर भी बात परफॉर्म करेंगे करें तो स्कॉट के ऊपर। मज़र साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप चैंपियन तो बन गए लेकिन बहुत से मसाइल हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें अभी भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर बात करें तो बहुत से मसाइल वहाँ पर भी पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि जहाँ पर जो कोचेज़ भी अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेवल के कोर्सेज करके आ रहे होते हैं, उनको मौका भी फराहम नहीं किया जाता, उनकी सेलेक्टर की नज़रों से भी नहीं देखा जाता? देखें, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जाता है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने एक जो है ना वाज़े तौर पे जब हम जो है जीत कर आए हैं तो हमने एक जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा है उन लोगों को भी सबको लेकर आए और उनको भी बोला है कि आप जो है ना जोन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपने उसमें शामिल होना है। इसमें ये नहीं देखना कि कौन सा लड़का किस टीम का है, किसका क्या है क्या नहीं है। तो हमने जो है ये चीज़ें तो बिल्कुल बुला दी हैं कि हम जो है ना हमने इलेक्शन किसी के ख़िलाफ़ लड़ा था, हो गया, ख़त्म हो गया, जीत कर आ गए। अब हमने अपने जोन को उस जगह पे लेके जाना है जो मैं जो विज़न लेकर आया था और मैं विज़न लेके जो है निकला हूँ कि मैं अपने जोन को कराची का बेहतरीन जोन बनाना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र के जो है हम लोग सारे जोन 7 के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया और आज जो है हम जो है ना बेहतरीन पोजीशन पे और बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के हमने ये शो कर दिया कि हम अंडर 19 के बेहतरीन हमारे जो है ना लड़के हैं। इसी तरीके से जो है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट का भी सिलसिला जारी है। अभी हमारे यहाँ मैचेस हो रहे हैं तो हम जो है ना हमारी 101% कोशिश यही है कि जेन्युइन लड़का है, यंग लड़का है और जो लड़का टैलेंटेड है, जोन 7 से खेलता हुआ आ रहा है, वो टीम सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम के अंदर आ जाए। और हमने अभी भी जितने भी हमारे पास कोचेज़ जो है, कोचेज़ में कुछ हमारे रद्द-बदल हुआ ज़रूर है। उसके अंदर जो है हमारे पास जो है लतीफ़ जुनेजो हैं, फराज पटेल हैं, हारिस अयाज हैं, इसके साथ काशान खान है। हम ये जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के हमने कोचेज़ लगाए हैं और इस वक्त जो है जो हमारे जो है 4 टीमें बनी हैं और उन टीमों के मैचेस हो रहे हैं। यकीनी तौर पे हमारे जो कोचेज़ हैं वो भी और हम लोग भी जो भी फाइनल जो टीम जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम इंशाअल्लाह जोन 7 की बनेगी वो बेहतरीन बनेगी और हम जो है अपने जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादती न तो करेंगे और न ज़्यादती होने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मज़र साहब, ज़ातियों का शिकार हम देखते हैं कि बहुत से क्रिकेटर और ख़ासकर कराची के क्रिकेटर्स रह जाते हैं जब फाइनल सिलेक्शन होती है टीम की। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान शाहीन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 की बात कर रहा हूँ। ज़ातियों का शिकार तो कराची के लड़के होते हैं, ये आप अच्छी तरह भी जानते हैं। लेकिन इससे बरक्स जिस तरह आपके जोन से हमने देखा कि बहुत से टैलेंटेड प्लेयर अंडर 19 के निकले, क्या समझते हैं कि जब उनके साथ ज़्यादती होगी तो आप प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखेंगे? देखें जी, ये तो जोन 7 के अभी जो लड़के जिस तरीके से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, जैसे कि अब्दुल्ला बच्चा है हमारे पास जो है ना बैट्समैन है, उसने बिल्कुल जो है पूरी कराची में इस तरीके से अपने आप को शो किया है कि जैसे कि जो है ना बिल्कुल एक निराला और जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है। इसके साथ जो है बॉलिंग में साद आसिफ है जो कैप्टन भी थे हमारे, तो एनर्जेटिक कैप्टन है, उसने विकटें भी ली हैं और उसने ये प्रूव भी किया है कि एक टीम को किस तरीके से जो है वो लेके चलना है। देखिए हमने जो है इस दफ़ा हमारा मकसद यही था कि जो है ना लड़कों को जो है ना बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनसे रिजल्ट लिए जाए। अब अगर जो है ना देखें इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जो है जोन के प्लेटफॉर्म पे अपनी कारकर्दगी दिखा दी है। अब जो है कराची की टीम जो बन रही है उसके अंदर यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि जो लड़के हमारे परफॉर्मर हैं, जैसे कि हमारे पास जो है अब्दुल्ला बैटिंग में आया है, इसके अलावा जो है काशान फ़हीम जो है वो एज ए ऑलराउंडर आया है, इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो साद आसिफ जो है ना वो भी सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाती होगी तो आवाज़ उठाएंगे? देखिए ज़्यादती जब कभी भी होगी उसके हम जो है ना मैं ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि कराची के जितने भी लोग हैं वो जो है बिल्कुल इस पे जमील साहब से भी बात करें। जमील साहब, जोन 2 के आप सदर हैं, ज़ातियों की बात हो रही है तो बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो कराची के लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ाती भी होती हुई दिखाई दी। मैं मज़र साहब की जो मैंने सवाल किया उसी को कंटिन्यू करता हूँ, अगर ज़ाती होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखेंगे आप? देखिए जी, ज़्यादती तो जो है ना पहले तो ये है कि ये इनको जो है ना जो कराची की टीम बनेगी ना, ये 7 जोन में से अभी इन्होंने जो कराया है इसमें से इन्होंने 2 टीमें बनानी हैं।
जिस तरह 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, कराची की 2 टीमें अंडर 19 में होती थी और होंगी 2 टीमें, उन 2 टीमों के अंदर जो है ना अब्दुल्ला को आके परफॉर्म करना होगा। अगर अब्दुल्ला ने वहाँ आके परफॉर्म किया और ऊपरी सतह पर सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर जो है ना ये मतलब इनको चाहिए कि ये जो ज़ाहिर केसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं उनको भी लिखें और कॉपी जो है ना बोर्ड को भी करें, क्योंकि जो लड़का भी मतलब परफॉर्म करेगा वो तो इन्हीं की तरफ देख रहा होगा ना, और मतलब उसका राइट भी बनता है अगर कोई लड़का खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है इस सतह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला जो है ना वो ऐसा प्लेयर है जिसको मैं इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त कह सकता हूँ। तो अब वो लड़का अगर मतलब ये कि आकर और परफॉर्म कर रहा है और ये तसलसल उसने कराची की टीम में, देखिए कराची की टीम में तो उसने सिलेक्ट इंशाल्लाह होना है क्योंकि उसकी कारकर्दगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहां पर जो है ना वो है असल चीज कि अब सीढ़ी पे पैर तो उसने रख लिया, अब आगे वो कि वहां परफॉर्म करेगा तो जब पाकिस्तान की अंडर 19 बनेगी तो जिस तरह वहाज रियाज थे या 7 बेग सिलेक्ट हुए, तो हम ये चाहते हैं कि तादाद 2 ना रहे, हमारे कराची के कम से कम 5 से 6 प्लेयर होते थे और 5 से 6 प्लेयर हों। तो ये जो बच्चे हैं ये अब इन पे जिम्मेदारी आती है कि नेशनल लेवल पर जो अंडर 19 चैंपियनशिप पीसीबी कराए उसके अंदर जो ना भरपूर तरीके से चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे कीपर हो, वहां पर क्योंकि उनका मुकाबला फिर होना है 16 जो रीजन है उनके प्लेयरों से, तो अपने आप को ऐसी कारकर्दगी दिखाएं कि बिल्कुल मुनफरिद कर लें ताकि जो जब मुकाबला हो इनका तो ये भी बोलने में इनको भी आसानी हो, एसोसिएशन को भी आसानी हो और पीसीबी को सिलेक्ट करने में भी सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। और सब क्या कहेंगे, अब हाल ही में जो हम देखेंगे कि सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ भी होने वाला है, तो सिंध गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर हम देखें तो शर्जील मेमन इसके लिए बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक इसके मेंटोर की हैसियत से काम करेंगे। तो कराची की सिंध की सतह पर आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा हो रहा है जैसे आपको पता है, और ये काफ़ी अच्छा होगा। इसमें से मैं समझता हूँ सिर्फ कराची से नहीं बल्कि पूरे सिंध से काफ़ी अच्छे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अच्छा, सिंध में ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्या कहेंगे इस पे? जी कमी तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि ग्राउंड्स मौजूद हैं, मगर उनको काम करने की उस पर ज़रूरत है। मैं समझता हूँ थोड़ी उन पे थोड़ा काम अगर हो जाए, ग्राउंड्स मौजूद हैं अपनी जगह पे, जैसे हैदराबाद में है, सखर में है। गवर्नमेंट कब काम करेगी सर? सर काम हो रहा है, थोड़ा आपको आराम से नजर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जावर साहब कह रहे हैं कि सिंध के अंदर जो है इंटीरियर के अंदर खासकर ग्राउंड ज़रूर मौजूद है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम हैदराबाद के न्याज़ स्टेडियम की बात करें तो उसका भी हाल बुरा है, हालांकि वहाँ पर माजी में टेस्ट मैचेस भी होते हुए दिखाई दिया और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है उस ग्राउंड पर भी काम शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ हम देखेंगे वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे इंटीरियर के अंदर ग्राउंड्स के हवाले से, ग्राउंड ज़रूर मौजूद है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, बाकायदा तौर पर जावर साहब इस पर बात कर रहे थे। जावर साहब मज़ीद अगर हम देखें तो सिंध गवर्नमेंट इस तरफ अब बहुत ज़्यादा एक्टिव, जिस तरह मैंने इंट्रो में ही कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही खेलों की सरगर्मियों के हवाले से, तो मैंने भी आपसे जिस तरह जिक्र किया कि इंटीरियर के अंदर जो ग्राउंड्स हैं उन पर काम अब शुरू होना चाहिए, तो क्या आप कह रहे थे बाकायदा तौर वक्त से पहले कि बाकायदा उस पर काम होगा, लेकिन धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्यों होगा सर? क्योंकि अब देखें पहले तो पावर का थोड़ा इशू होता है हमारे पास, ऊपर से अब जब आप देख रहे हैं पूरे सिंध में जब फतह कर लिया पीपल्स पार्टी ने, मैं तो उसको फतह करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छे काम किए हैं, इस वजह से हमने फतह भी किया है। और जैसे मेयरशिप हर जगह पीपल्स पार्टी के पास आ गई है, तो मेयर के इख्तियार में अब ये चीज़ें होंगी, पहले दूसरे लोग आए। अच्छा, आप समझते हैं कि इख्तियारात नहीं थे आपके पास है, अब इख्तियारात आ गए, इस पे काम होगा। जमील साहब, इख्तियारात की बात हो रही है, तो सिंध गवर्नमेंट जिस तरह अब काम करी, इंटीरियर की बात कर लें तो खुद कह रहे हैं कि धीरे धीरे, ये धीरे धीरे में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि आप भी बाकायदा तौर पर पूरे इंटीरियर के अंदर दौरा भी करते रहे, वहाँ से सिलेक्शन भी करते रहे बच्चों का, तो ये इस मुकाम तक इतना देर क्यों लग रहा है? इंटीरियर से अगर हम देखें तो बेशुमार क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं, माजी में भी अच्छे प्लेयर्स निकले और अपकमिंग भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर नजर आते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल आपके पास शाहनवाज दानी है, जाहिद महमूद है, दीगर और प्लेयर्स हैं, आसिफ महमूद है, ज़बरदस्त आजकल जो है वो बॉलिंग भी कर रहा है आसिफ महमूद। तो क्या कहेंगे, इंटीरियर में टैलेंट बहुत है, काम की जरूरत है, ग्राउंड की जरूरत है वहाँ? देखिए,
पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात तो हमेशा से रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल करना है। अब वो तो इस्तेमाल में कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे जा रहे थे, अब पावर आया हमारे थोड़ा पास। सा जफार भाई बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तेजी लाना होगी। वजह ये है कि जब हमने आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी टूर्नामेंट कराया तो 29 टीमें हमने अंदरूनी सिंध की भी ली उसके अंदर, तो हमें पूरा सिंध जो है ना जाने का, ये मजहर भाई हमारे साथ थे, पूरी टीम हमारी गई थी। तो हमने देखा सक्कर में एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना स्टेडियम जो है ना, एक तो स्टेडियम था वो था कि जो पीसीबी ने बना के दिया है, और एक स्टेडियम था जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो बन रहा था। अब उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हम लाड़काना गए वहाँ पर एक स्टेडियम था जो कि पीसी, बदीन हम गए, बदीन के अंदर एक मतलब वहाँ पर वो था, क्या कहते हैं, ग्राउंड था जो कि खालिद रुस्तमानी जो है वो अपने तौर पर उसको बेचारे चला रहे थे, और उन्होंने देखिए उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया और उन्होंने कोई एंट्री फीस नहीं ली खालिद रुस्तमानी भाई ने, और कराची की टीमें बुलाई और उनको रिहाइश भी दी और कलर किट भी दी और बगैर एंट्री फीस के खाना भी दिया और सब कुछ दिया। और एक आदमी जब ये कर सकता है तो जो क्या कहते हैं बाइख्तियार लोग हैं मतलब वो भी कर सकते हैं। जो काम खालिद रुस्तमानी भाई ने किया है, अगर वो काम पूरे सिंध में हो जाए, जो जहाँ जहाँ ग्राउंड है, आप यकीन करें, देखिए टैलेंट वहाँ मौजूद है। और मैंने खुद देखा है कि जो 2 टीमें यहाँ पर आई जो है ना, उन्होंने जो परफॉर्म किया है, एक लड़के ने एक सेंचुरी भी की, एक 90 रन भी किए, तो टैलेंट तो वहाँ मौजूद है। अब काम ये है कि जैसे अब ये बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं ना, ये जितनी जल्दी उसको, अगर ये कि वहाँ पर जो कमी बेशी है, पिचेस का मेयार बेहतर करना है या और जो चीज़ें हैं, पवेलियन को बेहतर करना है या खेलों की जो मजीद जो उसमें सहूलियात देनी है, अगर वो सहूलियात इन्होंने दे दी तो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो टैलेंट है वो ज़रूर उभर कर सामने आएगा। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी आपने सवाल किया न्याज स्टेडियम का। न्याज स्टेडियम के ऊपर जो हमारे वज़ीर आला हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने मुतअद्दिद बार जो ये कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि PSL के मैचेस जो है वो न्याज स्टेडियम में भी हों, और ये मैं समझता हूँ कि तमाम जो अंदरूनी सिंध रहने वाले हैं उनकी ख्वाहिश है कि ये जो मैचेस हैं ये ज़रूर होना चाहिए न्याज स्टेडियम में। और न्याज स्टेडियम वो स्टेडियम है एक जो तारीख़ी हैसियत रखता है। सबको याद होगा कि जलालुद्दीन जो है उन्होंने जो वनडे की पहली हैट्रिक है वो उसी ग्राउंड पर की थी ना। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो तारीख़ी हैसियत है उसको बरकरार रखने के लिए तो मुराद अली शाह साहब, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त भी दी है और मकाम भी दिया है और बाइख्तियार भी बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो न्याज स्टेडियम है उस पर अगर जो है PSL के मैचेस कराने हैं तो काम अभी से शुरू करना होगा, अभी से शुरू, क्योंकि PSL फरवरी में होनी है। तो अगर उसको रेनोवेट करा के और अगर वहाँ पर जो भी लोग हैं अरबाब इख्तियार जो भी हैं और अगर वो करते हैं तो यकीनी तौर पे वो जो सिंध वाले हैं, सिंध के जो रिहायशी हैं उनके लिए, तो क्योंकि सिंध वालों को मैच देखने के लिए कराची जो है ना आना पड़ता है, अगर वो स्टेडियम और सक्खर का स्टेडियम, 2 स्टेडियम जो है सिंध के अंदर अगर बन जाए, सक्खर का स्टेडियम भी बहुत ज़बरदस्त था, मैं देख कर आया हूँ, अब इसकी क्या पोजीशन है, और हैदराबाद का तो सबने देखा हुआ है। जो उसको अगर ये रेनोवेट करा देते हैं ये वाले, वो तो खैर नए सिरे से बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की क्रिकेट जो है उसको बहुत फ़रोग हासिल होगा उस सिलसिले में। बिल्कुल, इंटीरियर से अच्छे बच्चे भी निकलेंगे मजीद है। मजहर साहब, थोड़ी देर पहले हम कौमी स्क्वाड के हवाले से बात कर रहे थे और आज से जो तरबेती सेशन रहा जारी है उसके साथ साथ हम सरफराज के हवाले से बात कर रहे थे। थोड़ी सी चीज़ मैं अख्तिलाफ रखता हूँ क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर शायद सरफराज की जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सऊद शकील ने अच्छा परफॉर्म किया, साथ साथ अगर हम देखें तो सलमान अली आगा भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। हुरैरा यकीनन जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है और जिम्बाब्वे में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो आज जिस तरह हुरैरा भी कह रहे थे कि मैं बाबर आजम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि जहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा वहाँ पर मोहम्मद हुरैरा की भी जगह बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में सरफराज कहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर 5 पोजीशन पर या नंबर 6 पोजीशन पर? देखें, सऊद शकील जो है ना एज ए बैट्समैन खेलेंगे वो मिडिल ऑर्डर में, और जहाँ तक जो है सरफराज की बात करें, सरफराज एज ए विकेट कीपर खेलेंगे। सारी बात है, उन्होंने जो कारकर्दगी जो है लास्ट टाइम, अगर रिजवान टीम में शामिल हो जाते हैं, रिजवान की जगह जो है ना, देखें अगर आप टेस्ट की टीम को देखा जाए तो लास्ट जो सीरीज़ खेली गई थी, लास्ट जो सीरीज़ में जो है उसकी जो कारकर्दगी है आप उसको जो है ना जुटला थोड़ी सकते हैं। वो बेस्ट जो है आपका जो है मैन ऑफ द सीरीज़ रहा है, तो उसकी जो कारकर्दगी है आप उसी को तसलसल को लेकर आएंगे तो वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन उसकी जगह 6 नंबर पे बनती है। और वो मैं समझता हूँ कि आप उसको टेस्ट क्रिकेट जैसे देखें, रिजवान जो है वो वाइट बॉल का बेहतरीन प्लेयर है, ना कि जो है रेड बॉल का। रेड बॉल में जो है वो जिस तरीके से सरफराज कर रहा है
विकेट कीपिंग भी कर रहा है, इसके साथ साथ जो है उसने जिस तरीके की जो है ना इनिंग्स खेली है, मैं समझता हूँ कि जो है ना सऊद शकील अपनी जगह पे मौजूद है, सरफराज अपनी जगह पे। जहाँ तक आप ओरेरा की बात कर रहे हैं, देखिए ओरेरा जो है अभी ठीक है जी, उसने जो परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ साथ तो उमेर ने भी दी है 250 रन, उसने भी इनिंग्स खेल दी है भाई। तो अब फिर तो आप उसको भी जो है ना क्यों नहीं ले, उसको भी लेकर आए। वो कराची का लड़का है, उसने 250 रन की जो है ना जिम्बाब्वे के अंदर बहुत अच्छी इनिंग्स खेल ली है। तो देखें आपने जो है आपने बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, बेंच स्ट्रेंथ में ये दोनों लड़के उमेर बिन यूसुफ भी और ओरेरा भी बिल्कुल मौजूद होने चाहिए। मगर इससे पहले वाली जो सीरीज हुई है उसके अंदर सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस देके अपने आप को मनवा लिया है। इसके साथ साथ जो है वो आपका विकेट कीपर है सरफराज, उसने भी मनवा लिया। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो है जो पिछली सीरीज जो है उसमें एक कारकर्दगी दिखा चुके हैं, अब जो है नया लड़का जो है शाइन से जो आया, आप उसको उसकी जगह रिप्लेस। तो आप समझिए आपने माजी के जितने प्लेयर्स हैं उनका नाम तो गिना दिया, नोमान और नवाज के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप फ्यूचर इनका आप देख रहे हैं 5 दिन की क्रिकेट के अंदर? फिर उसामा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, यहाँ तो उसामा को शामिल होना चाहिए था जिस तरह आप खुद कह रहे हैं। देखें बिल्कुल जो है ना, जो लड़का देखें हम तो ये वाली बात कर रहे हैं, जो लड़का परफॉर्मर है आप उसको इतनी जल्दी रिप्लेस ना करें। ऐसा होता है कि ना अगर उसने कारकर्दगी, अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती तो सबसे बड़ी ये होती है ना कि जो प्लेयर्स है जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर इनको जो है उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम टीम में कैसे आ गए और टीम से बाहर परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी बाहर हो गए। तो ये तो हमारी बदकिस्मती। अगर हम ये समझें कि परफॉर्मेंस के ऊपर लड़के को इन करें और आउट करें, फिर तो ये लड़के जो है ना बिल्कुल जिनकी आपने बात की है बिल्कुल वो उनकी जगह बनती है। मगर अभी आप अगर बोलेंगे जो है ना सरफराज और सऊद शकील, तो उनकी जो है ना वो अपनी जगह पर कायम व दायम है और उनकी जो है ना जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस। और एरा अभी परफॉर्मेंस देकर आया है, आप उसको बेंच स्ट्रेंथ पे बिठाएं, उसको जो ना साथ अपने 1-2 सीरीज लेके चलें। उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको 2 सीरीज बेंच पे बिठा के उसको गायब कर दें, ऐसा नहीं करें उसको। हम तो यही कर रहे हैं ना सर, जिस तरह अगर हम माजी में चले जाए तो यही हाल है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसका। देखें बात ये है कि जो टीम है ना उस टीम के अंदर मुझे तो कोई ऐसा चेंज नजर नहीं। सर हसन अली को आप दोबारा टीम में लेकर आ जाते हैं? नहीं, आपने सिलेक्ट किया ना, खिलाना थोड़ी है, मतलब आपका ऊपर है ना। अब मैं समझता हूँ श्रीलंका में 2 पेसर खेल सकते हैं ना, 3 खिलाएंगे तो ज्यादती वाली बात है। जो आपने पिछली सीरीज खेली है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ये तो खेलेंगे ना। अब आपने जो है ना, अब आप जो रिजवान की बात कर रहे हैं ना, रिजवान तो वाइस कप्तान है ना, लेकिन जरूरी नहीं है, शान मसूदी तो था वाइस कप्तान, नहीं खेला था ना, डमी के तौर पे बनाया गया था ना सर। ये चीज आपने ग्राउंड के अंदर भी देखी। देखें या तो शान मसूद खेलेगा या रिजवान खेलेगा, एक खेलेगा ना। 4 नंबर पे बाबर आजम खुद खेलेंगे, 5 पे सऊद शकील खेलेगा, 6 पे सरफराज, 7 पे सलमान अली आगा। अब उसके बाद आपने जो ना 2 स्पिनर खिलाने हैं, ठीक है ना। अब आपने अबरार को खिलाना है, अब आपने जो है नोमान को खिलाना है, ये नवाज को, ये आपके ऊपर, इसमें 2 स्पिनर खिलाने, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक नसीम, ये आपकी टीम बन गई, नसीम शाह। अब आपको जो है ना यही टीम आपकी जो ना, अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो यही टीम खेलती। अब हसन अली को तो वो पहले भी लिया है उन्होंने और वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन कारकर्दगी उनकी देखिए। नए अगर प्लेयर आ रहे हैं ना, जैसे आपने अभी नाम लिया आमिर जमाल का, तो अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी या कुछ होती है तो आमिर जमाल भी खेल सकते हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। तो लेकिन जो टीम मुझे जो समझ में आ रही है वो ये टीम समझ में आ रही है कि शान मसूद 3 नंबर पे खेलेंगे। अब शान मसूद की जगह पे रिजवान को खिला लें तो ये कप्तान की अपनी। अच्छा जमील साहब, टीम के अंदर इब्रार भी मौजूद है, खुद कह रहे हैं कि हो सकता है मिस्ट्री बॉलर की हैसियत से इब्रार खेलते हुए भी नजर आए। टेस्ट मैच माजी में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा चुके हैं। अगर इब्रार यहाँ परफॉर्म कर देते हैं तो कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए उनका इंतखाब आप देखते हैं? देखिए वो एक डिफरेंट जो है ना, मतलब स्पिनर है और मुश्किल स्पिनर है। उनको यहाँ देखें जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर परफॉर्म किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ उनका तो चांस बनता है, उनको खेलना चाहिए। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलना चाहिए, एक अबरार को, और 2 पेसर खेलना चाहिए। इसलिए कि सलमान अली आगा भी जो है ना, मतलब ये कि बॉलिंग करते हैं और आउट भी कर रहे हैं 2-2 3-3। तो आपकी बॉलिंग तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि इब्रार अगर परफॉर्म यहाँ कर देते हैं, अगर यहाँ परफॉर्म कर देते हैं तो यकीनी तौर पर वो जो ना स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मैंने तो आपको अभी ये भी कहा है कि सरफराज को भी होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि जो इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप आपका, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं ना प्लेयर, उनको मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको रखना चाहिए। और जैसी फॉर्म इस वक्त सरफराज की है वो इस सीरीज में और मजीद नजर आ जाएगी, वो बरकरार रखते हैं तो यकीनी तौर पर उनको भी होना चाहिए। बिल्कुल उनको भी होना चाहिए। मजहर साहब आप क्या कहेंगे इब्रार के हवाले से वर्ल्ड कप स्क्वाड में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जी, उसने जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें जिस तरीके से उसने विकेटें ली हैं और उसने अपने आप को प्रूव किया है,
तो उस देखें सीरीज टू सीरीज हो रही है, सीरीज उसने प्रूव किया है, उसको अगली सीरीज में यकीनी तौर पे जो है ना श्रीलंका के खिलाफ चांस मिलेगा, वहाँ पर अगर प्रूव करेगा यकीनी तौर पे उसको जो है वर्ल्ड कप की जैसे जैसे जो है देखें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, आपको अगली सीरीज मिलती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना आपके पास इब्रार बहुत अच्छा इजाफा है और उसने प्रूव भी किया है कि उस बेहतरीन बहुत दुनिया की वर्ल्ड क्लास और सबसे जिसको बोले ना कि अनोखी किस्म की बैटिंग लाइनअप हमने जिस तरीके इंग्लैंड की देख रहे हैं, जिस तरीके से वो एग्रेसिव खेल रहे थे और जिस तरीके से उसने उनके खिलाफ जब बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ कि जो है ना यकीनी तौर पे जो है ना ये हमारे लिए बहुत बड़ा इजाफा है। अच्छा, हमारे लिए आपने इंग्लैंड का जिक्र कर लिया, ऐसे सीरीज़ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है टीम की कारकर्दगी रही। गो के मैचेस ज़रूर हार गए दोनों, लेकिन क्या हम पाकिस्तानी टीम इस स्टेप को कब लेती हुई दिखाई देगी, ये डर खौफ कब निकालने में कामयाब होंगे? बोल्ड स्टेप हो जहां पर 200 रन 250 रन पे भी हम मैच जीतने की कोशिश करें। देखें अब आपको क्रिकेट जो है वो टोटल चेंज है। अब वो क्रिकेट 90s की या 80s की नहीं रही कि आपने 5 दिन जो है ना रिजल्ट ही नहीं आना। अब आपको हर टेस्ट में रिजल्ट नज़र आ रहा है और अभी जो है जिस तरीके से जो है ना इंग्लैंड की टीम ने और इंग्लैंड का जो कोच है उसने जिस तरीके से क्रिकेट को चेंज किया है और उनके प्लेयरों ने जिस तरीके से दिखाया है कि जो है ना क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है दुनिया की, तो मैं यकीनी तौर पे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, इसके साथ साथ प्लेयर जो है वो अपने आप को दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर उनको डालना पड़ेगा। अगर वो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर नहीं डालेंगे तो मैं नहीं समझ आया कि पाकिस्तान की टीम जो है उस तरीके अब आप डिफेंसिव आप नहीं रहे, अब आपने एग्रेसिव खेलना है। तो एग्रेसिव जब आप खेलेंगे तो तभी जो है ना उस तरीके की क्रिकेट आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या इंडिया जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं आपको बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी, तभी आप दुनिया की क्रिकेट को कम्पीट कर सकेंगे। अगर आप अपनी उसी तरीके से मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए आप समझते हैं स्ट्राइक रेट भी जो है हमें तेज करना पड़ेगा? मॉडर्न क्रिकेट का नाम ही दूसरा स्ट्राइक है। जो है ना अब अगर आप जो है ना वनडे के अंदर आप देख लें, वनडे में अगर आपकी 100 बॉलों पे जो है ना आपको 90 बॉलों या 80 बॉलों पे लास्ट अगर कोई इनिंग देख लें तो हमें सिर्फ सलमान अली आगा की ऐसी इनिंग नजर आती है जिसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर गया। देखें आपको इसी तरीके के बैट्समैन लेने पड़ेंगे। अगर आप देखें हमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी चल रही है या हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो चल रही है, इसके अंदर जो कोचेज़ हैं और जो प्लेयर हैं हमें उनको तरगीब देनी पड़ेगी कि आप लोगों ने तेज़ खेलना है और आप वहाँ से जो सीख कर आएंगे जब वो पाकिस्तान टीम के अंदर आएंगे तभी वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना हमें मॉडर्न क्रिकेट अब जो है ना अपने ग्रास रूट लेवल पे भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल है जमील साहब, इस पे आप पे भी आते हैं स्ट्राइक रेट के हवाले से, क्योंकि हमने काफ़ी बातें जब T20 चल रहा था उस दौरान भी की थी और उसके साथ साथ हमने जब PSL के मैचेस हो रहे हैं स्ट्राइक रेट पे हम काफ़ी तवज्जो कराने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गो के शायद इस चीज़ पे तवज्जो अभी भी नहीं दी जा रही है। क्या समझते हैं कि इसके लिए भी एक बाकायदा तौर पर एक प्लान रखना चाहिए कि इससे स्टेप के प्लान A, B, C तमाम ही प्लान होते हैं, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं हम तवज्जो दे पा रहे हैं? टीम से बाहर होने का जब तक खौफ प्लेयर के अंदर रहेगा ना तो तब तक तो आप ये स्ट्राइक रेट को भूल जाएं। आप देखें स्ट्राइक रेट मैकलम ने और जो बेन स्टोक है इनका जब कॉम्बिनेशन बना तो इन्होंने जिस तर्ज की क्रिकेट खेली है, आप ये देखें पाकिस्तान जब आए थे ना तो पहले ही दिन 500 रन उन्होंने बना दिए। तो आप अंदाजा कर लें कि वो किस माइंडसेट से आए और किस तरह 4 साढ़े 4 रन के एवरेज से अब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। ये जो आपके जो कोचेज हैं और ये जो आपके जो तो ये जब तक के जब प्लेयर है ना उसको बोले आपको 6, 8, 10 टेस्ट आपको खेलने हैं। अब ये खौफ अगर होगा ना तो लड़का अपनी जगह बनाने के लिए हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि यार ये फवाद आलम के साथ आपने क्या किया, उसने एक सीरीज में उससे रन नहीं हुए, आपने उसको लेके बाहर कर दिया। तो जब ये खौफ होगा तो कौन जाएगा आपके यहाँ 4.5 रन के एवरेज से खेलने, वही 2-2.5 के एवरेज से खेलेंगे ना। हम देखें मॉडर्न क्रिकेट के लिए आपको सोच बदलना पड़ेगी अपनी, आपको जो खेलने का तरीक़ेकार है वो बदलना पड़ेगा और जो टीम मैनेजमेंट है इनको बताना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि जनाब आपने ही खेलना है। अगर उसको पता है मैंने अगर अब वहाँ देखे ना, अब वहां पर जो प्लेयर खेल रहे हैं वो एक दिन में अगर 450 रन बना रहे हैं तो जाहिर है जो उनका जो थिंक टैंक बैठा है, जो उनके कोच हैं, जो उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी और वही प्लेयर खेल भी रहे। बिल्कुल स्ट्राइक रेट पे बड़ा वाज़े आपने बयान कर दिया जमील साहब, मज़र साहब ने भी। जावर शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़र अमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।